Hey guys, so in the last lecture what did we clearly understand was कि भाई चलो ठीक है ग्रोथ रेट दो तरह के हो सकते हैं और पैटर्न हमें दिखेगा, दो मॉडल से हम ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। ठीक है, दिस वाज क्लियर इन द लास्ट लेक्चर। अब हमारा काम क्या है टू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है ग्रोथ रेट वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। तो क्या ये सारे कंडीशंस हैं जो ग्रोथ की रेट को मॉडिफाई या कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, सो इस लेक्चर में बहुत सिंपल हमें समझना है कि कंडीशंस ऑफ ग्रोथ क्या हैं, क्या चीज़ें हमें कवर कर सकती कंट्रोल कर सकती हैं ग्रोथ को, और अगर कंडीशंस सही नहीं हुई या कंडीशंस चेंज होती हैं तो प्लांट उससे ओवरकम कैसे करता है। ठीक है, सिंपल फंडा है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली बिगिन टॉकिंग अबाउट दिस। अब ग्रोथ रेट के कंडीशंस क्या हो सकते हैं? अब ये कंडीशंस वही हैं जो आप किसी भी चीज से कोरिलेट कर सकते हो, किसी भी चीज से मतलब जो आप पढ़ते आए हो इन डिफरेंट चैप्टर्स। एक बात बताओ, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, मैटर चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वही सारी चीजें हैं। तो मैटर एंड एनर्जी बेसिकली विल कंट्रोल द ग्रोथ, तो न्यूट्रिएंट्स आपके पास होना चाहिए। अब चलो ठीक है, वाटर और मिनरल्स तो नीचे से आएगा। ठीक है, वाटर अगर ग्राउंड में देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर तो प्लांट उनको अब्जॉर्ब कर सकता है, और क्योंकि इलोंगेशन या एक्सपेंशन ऑफ द सेल्स या कोई भी पार्ट इज डिपेंडेंट अपॉन कितना वाटर आ रहा है, तो वाटर प्लेज दैट रोल। और तो और वाटर में ही इंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वाटर विल प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द ग्रोथ। बट आप ये भी समझो, देखो वाटर डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है, बट प्लांट्स भी बैठे हुए नहीं है कि पानी आएगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे, पानी नहीं आएगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं करेंगे। नहीं, उसके हिसाब से प्लांट सिचुएशन को समझते हुए अपने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने की भी कोशिश करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपके पास अगर किताबें हैं तो आप पढ़ सकते हो, और किताबें नहीं है तो पढ़ना मुश्किल होगा। ठीक वैसे ही वाटर है तो रिएक्शंस होगा, वाटर नहीं है तो रिएक्शंस नहीं होगा, फिजिकल चीज नहीं है ना आपके पास। बट बेटा, पानी अगर आपको दिख रहा, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो क्या आप बैठे रहोगे कि वेट करोगे बुक आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दूंगा? नहीं, आप जुगाड़ ढूंढते हो, आप प्रोसेसेस को चेंज करने की कोशिश करते हो। ठीक वैसे ही अगर प्लांट ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई पानी कम होने वाला है, तो वो कुछ ना कुछ करके अपने ग्रोथ को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा, कम या ज्यादा करेगा, जिससे प्लांट सरवाइव कर सके। अगर जस्ट आपके पास किताबें नहीं है, आप पढ़ना ही छोड़ दो, क्या होगा? एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। सेम लॉजिक, अगर प्लांट ने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि पानी आएगा तो रिएक्शन शुरू कर लेंगे, नहीं, उसको सरवाइव भी करना है वो पानी लेस पीरियड को, तो मैटर एंड एनर्जी नो डाउट चाहिए, बट पानी भी उतना ही ज़रूरी है। और मैंने मैटर ऑफ एनर्जी के ऊपर ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया, बट आई होप यू कैन कोरिलेट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस गिव्स यू ग्लूकोज, ग्लूकोज गिव्स यू एनर्जी, रेस्पिरेशन गिव्स यू एनर्जी फॉर ड्राइविंग एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपको ग्रोथ में सेल वॉल बनाना है, डीएनए कॉपी करना है, सेल डिवीजन करना है, हर चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए भाई। तो मैटर और एनर्जी तो हर रिएक्शन में चाहिए होगा, बट पानी और ये मिनरल्स जो हैं, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ये जो रिएक्शंस होंगे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, उनको को फैक्टर्स चाहिए होंगे। बहुत बार को फैक्टर्स क्या होते हैं? मेटेलिक आयंस होते हैं। तो दैट इज व्हाई वन ऑफ द कंडीशंस फॉर ग्रोथ इज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपको भी पता है कि जो लिविंग सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह उसका रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर को ज़्यादा हिला दिया तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, एंजाइम काम करना बंद कर देगा या कम हो जाएगा, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, एनर्जी लाइट के फॉर्म में होनी चाहिए। और कई बार फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्ट या डेवलपमेंट को डायरेक्ट करते हैं।
फूल तभी खिलेगा जब प्लांट को एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलस या क्लू मिलेगा। कभी कभी वो क्लू क्या होता है, ठंडापन। जब टेम्परेचर गिरेगा तो प्लांट को लगता है हाँ अब मैं कर सकता हूँ रिप्रोडक्शन। सेम वे में कभी कभी सनलाइट का ड्यूरेशन वो चीज़ होती है। अगर सनलाइट का ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट है तो प्लांट डिसाइड करेगा हाँ चलो अब मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपकी एनसीईआरटी लिस्ट करती है, बेसिकली इट इज अ सम ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड सो फार एंड थिंग्स दैट यू आर सून गोइंग टू स्टडी, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है। सो कंडीशंस फॉर ग्रोथ ये हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एनर्जी एंड स्टिमुलस लाइक ग्रेविटी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्लास्टिसिटी। बट प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? अब देखो, मान लो आप हो, आपको ये टेम्परेचर अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करोगे? दो चीजें। टेम्परेचर अच्छा नहीं लग रहा, आपकी बॉडी आपका खुद का टेम्परेचर मेंटेन करती है। यू आर अ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, यू आर एन एंडोथर्म। प्लांट्स बेचारे एंडोथर्म नहीं है, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते जितना आप कर सकते हो। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आप एक काम कर सकते हो, चलो दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मनाली चलते हैं, शिमला जाके थोड़े दिन रह के आ सकते हो। तो यू कैन एस्केप एडवर्स कंडीशन। एडवर्स बोले तो उल्टे पुल्टे, अनफेवरेबल। तो जो चीजें, जो कंडीशंस आपको अच्छी नहीं लगती, या तो आपका बॉडी उसे रेगुलेट करेगा, या तो आप उन कंडीशंस को चेंज करोगे, या तो आप खुद ही चले जाओगे। अगर आपको पानी चाहिए आप पानी पी लेते हो, है ना। यू कैन टेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब प्लांट बेचारा फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जा सकता। अगर उसके ठीक नीचे वाले सॉइल में पानी नहीं है तो वो क्या करेगा? वो पुकार तो नहीं लगा सकता ना कि हाँ भाई पानी नहीं है, कोई आके पानी डाल दो, नहीं। वो जा भी नहीं सकता कि बगल में कुआं है वहां चलते हैं, वहां पे पानी मिल जाएगा। इट कांट डू दैट। सो प्लांट के पास ये ऑप्शन नहीं है, टेक इट और लीव इट वाला। प्लांट के पास ये ऑप्शंस नहीं होते। तो प्लांट को अपने ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में फर्क लाना पड़ेगा। बेसिकली प्लांट को डेवलपमेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और तब जाके वो अपनी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। इसी प्रोसेस को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी है क्या? बेसिकली इट्स देयर एबिलिटी टू चेंज देयर डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट को चेंज कर पाना, सो दैट वो चेंजिंग कंडीशंस को रिस्पॉन्ड कर सकें। जीन्स सेम होगा, अगर मैं सेम स्पीशीज की बात करूं, इवन सेम इंडिविजुअल की बात कर लो, जीन्स चेंज नहीं हो रहे, बट उन्हें पता है कब कौन सी जीन चेंज एक्सप्रेस करनी है। इस एक्सप्रेशन के चेंज के कारण वो डिसाइड करेंगे कि अब मेरा मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी में ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे मैं जिंदा रह सकता हूँ इस एनवायरनमेंट में। सो व्हाट इज प्लास्टिसिटी? इट्स द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल जेनोटाइप टू प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप। अब एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिख देती है, फॉलो डिफरेंट पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब सेम है कि मैं अब क्या मॉर्फोलॉजी बनाऊं, क्या एनाटॉमी बनाऊं, क्या सेल्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज करूं, सो दैट मैं इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकूं। अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आप क्या करते हो? आप इंटरनेट खोलते हो और इंटरनेट से पढ़ते हो। ठीक है, बिग डील। एक ज़माना था जब ये पॉसिबल नहीं था, अब है ना। अब हमारे पास बहुत अच्छी किताबें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ये लेक्चर भी तो आप इंटरनेट पे ही देख रहे हो ना। सो वी अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिसिटी इज जस्ट द एबिलिटी ऑफ प्लांट to produce different phenotypes in order to adjust to the environmental conditions। जो environment में changes आ रहे हैं, जो different environmental conditions create हो रहे हैं, उसको adjust करने के लिए same genotype से अलग अलग phenotype बनाना है। ठीक है। अब प्लास्टिक मतलब जो चेंज हो जाए, तो इसको कंफ्यूज मत करना। आप प्लास्टिक की चीज़ों को मोड़ सकते हो ना, तो ये टर्म वहां से आया। सो डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी इज बेसिकली अपने डेवलपमेंटल को उसने रिजिड नहीं रखा है, फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकता है। मैं कैसे ग्रो करूं, कैसे डिफ्रेंशिएट करूं, कैसे मॉर्फोलॉजी चेंज करूं, कैसे एनाटॉमी चेंज करूं, सो दैट मैं इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकूं। ठीक।
अब दो चीजें यहाँ पे समझने की जरूरत है, इट्स इरिवर्सिबल एंड इट्स अ लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। इरिवर्सिबल मतलब ऐसा नहीं है कि आज ये कर दिया तो वापस चेंज कर जाएंगे, वो नहीं हो रहा। आप जब अगर बीच जाओगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है, आपका बॉडी रिएक्ट करता है टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ सन और ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करके आपको थोड़ा सा काला बना देता है। जब आप वापस आते हो तो फिर से सही हो जाता है। तो इन अ वे इट इज रिवर्सिबल। आप जब पहाड़ों पे जाते हो आपका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, आप पहाड़ों से नीचे आओगे रेस्पिरेशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी के वजह से जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने प्लांट को मूव कर दिया तो वो फिर से हो जाएगा, नहीं। सो प्लांट डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी के कारण जो चेंजेस करता है वो इरिवर्सिबल होते हैं। इट्स परमानेंट फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, क्योंकि जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, अब आप उसको वापस पलट नहीं सकते। दूसरा, इट्स अ लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैं लाइफ हिस्ट्री को दोबारा 12th ग्रेड में ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में रिपीट करना है। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी चीज जो किसी भी स्पीशीज या इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, कोई भी कैरेक्टर जो किसी भी स्पीशीज के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इम्पैक्ट करेगा, उसके चेंजेस को आप कहते हो लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज। सम ऑफ ऑल दी स्ट्रैटेजी जो एक इंडिविजुअल स्पीशीज प्रोड्यूस कर रहा है अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने के लिए। अभी बड़े बड़े टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या मतलब है? ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और इन्हीं सारे ट्रेड्स को हम कहते हैं लाइफ हिस्ट्री। मुझे एग्जाम में अच्छा करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, मुझे थोड़े स्लीप थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे 6.5-7 घंटे में उठ जाना चाहिए। मुझे हेल्दी खाना पड़ेगा ताकि मेरा दिमाग अच्छा चले। मुझे अच्छे लोगों के बीच रहना पड़ेगा, ज़्यादा मस्ती वाले लोगों के पास जाऊंगा तो कंसंट्रेशन भटकेगा। मुझे फिल्म्स थोड़ा कम देखने पड़ेंगे, फोकस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे चेंजेस आप अपने अंदर लाते हो तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। बट हर एक चीज पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। मतलब अगर आपने सोचा कि भाई मुझे नीट निकालना है तो मुझे अभी फोकस करना पड़ेगा साइंस पे, तो मे भी अगर आप बहुत अच्छी पोइट्री लिखते थे तो आप उसको उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत अच्छा गिटार बजाते थे तो आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। लाइफ बेटा यही है ना? अगर आप बैलेंस कर पाओ तो अच्छी बात है, बट लाइफ यही है। सो ऑल दी प्लास्टिसिटी वाला ट्रेड्स जो है वो लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज है। बोले तो कुछ पाने के लिए प्लांट्स ने कुछ को खोया है, तब जाके वो अपने इन्वायरमेंट में एक फायदेमंद काम कर पा रहा है। ठीक है? क्लियर है? नाउ एक एग्जाम्पल है ये बोल्टिंग का, हम इसको समझेंगे थोड़े समय बाद जब जिब्रेलिन पढ़ लेंगे। ठीक है? अब देखो, एनसीईआरटी 2 एग्जांपल्स देती है, बट उसके पहले कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स देख लें जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड थे। लीफ साइज एंड शेप। जब हम लीफ से जुड़े किसी भी प्लास्टिसिटी वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हिटरोफाइली। फाइली मतलब लीफ, हिटरो मतलब डिफरेंट। अगर प्लांट अपने लीफ का मॉर्फोलॉजी चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, साइज चेंज कर रहा है टू सर्वाइव इन अ कंडीशन, तो बोलेंगे देखो अलग अलग तरह के लीफ हैं विद इन द सेम बॉडी। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, और भी प्लास्टिक चेंजेस हो सकते हैं, जैसे इंटरनोड का लेंथ, रूट का आर्किटेक्चर, फ्लावर का टाइमिंग, टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन, मेसोफिल सेल्स में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट का ओरिएंटेशन कैसा होगा। ये आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था कि जब अगर किसी पत्तों के पास बहुत सारा सनलाइट आ रहा है तो अपने क्लोरोप्लास्ट सनलाइट के पैरेलल में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सनलाइट आ रहा है, उन्हें ज़्यादा कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पत्तों को सनलाइट नहीं मिल रहा है तो उनके क्लोरोप्लास्ट सनलाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं ताकि डायरेक्टली सनलाइट उनको हिट कर पाए। वही है टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। तो आपकी एनसीईआरटी
डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल देती है डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली और एन एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली, बेसिकली हिट्रोफाइली। दैट मीन्स अलग तरह के पत्तों का प्रोडक्शन टू सर्वाइव इन अ कंडीशन। बट और भी चीजें हैं, इंटरनोड का लेंथ, रूट आर्किटेक्चर, टिश्यू डिफ्रेंसिएशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब सबसे पहली चीज आपको याद रखनी पड़ी है कि दो तरह की प्लास्टिसिटी होगी। प्लास्टिसिटी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, हिट्रोफाइली at different stages of the development is called developmental heterophyly. Heterophyly due to different environmental condition is called environmental heterophyly. मतलब अगर मैं दो तरह के पत्ते प्रोड्यूस कर रहा हूं बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द माई लाइफ, तो हो गई डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली। जब मैं बच्चा था बहुत खेलता था, जब मैं बड़ा हो गया तो पढ़ाई ज्यादा करने लगा। मेरे स्टेज जैसी बदली वैसे मेरी पढ़ाई की रूटीन बदल गई। तो डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली, अलग पत्ते एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब मैं इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने पढ़ने का तरीका बदल लूंगा तो वो हो गई इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। जब मैं कॉलेज में हूँ तो पढ़ने में ध्यान दूंगा। जब मैं बाहर घूमने आया हूँ दोस्तों के साथ तो उस समय पढ़ाई की बातें नहीं करूंगा, उस समय मैं लेक्चर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस समय मैं इंजॉय करूंगा। सो अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए हैं लीफ में, दैट वुड बी इन्वायरमेंटल हिट्रोफाइल। पहला इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर द एग्जांपल। डेवलपमेंटल का एग्जांपल है कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। इन्वायरमेंटल का एग्जांपल है बटरकप। ठीक है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली, बटरकप इन्वायरमेंटल हिट्रोफाइली। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम्स कंफ्यूजिंग है और डायग्राम्स एनसीईआरटी ने सेम बना रखा है जो और कंफ्यूजन को ऐड करता है, तो इसलिए यहाँ से एकदम ध्यान से समझना, पूरा लेक्चर ही ध्यान से देना बट यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, इस पत्ते को समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी ने ये दो तरह के पत्ते क्यों बनाए। पहला पत्ता है जुवेनाइल लीफ, और देखते सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि भाई जुवेनाइल लीफ छोटा होगा, एडल्ट लीफ बड़ा होगा। बट नहीं, मेजर फैक्टर है जुवेनाइल लीफ का जो लैमिना है, जो पूरा पत्ते का ब्लेड है, वो पूरा है। लेकिन एडल्ट का पत्ता, उनमें डाइसेक्शंस हैं, उनका पत्तों का लैमिना कंप्लीट नहीं है। अब इसका सेंस बनता है। क्या सेंस बनता है? देखो, तो जो जुवेनाइल लीफ है, अभी अभी प्लांट पैदा हुआ है, तो उसके पास कोई डेंजर नहीं है कि अगर उसके पत्ते पूरे हैं तो नीचे वाले पत्तों को सनलाइट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब प्लांट बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, और अभी भी पूरे पत्ते प्रोड्यूस करेगा, तो नीचे वाले पत्तों को सनलाइट नहीं मिलेगी, बेचारे मर जाएंगे। तो डाइसेक्शंस आने लगे, जिससे क्या होगा, सनलाइट नीचे की तरफ जा सकती है। तो जुवेनाइल लीव्स हैव अ फुलर लैमिना विदाउट एनी बाइसेक्शंस। Adult leaves have dissected lamina. Leaves are divided so that more sunlight comes in the lower phase. That is developmental heterophyly. Environmental heterophyly में कैसे एक्सप्लेन करें इस दो चीजों को? देखो, बटरकप जो पौधा है, उसके पत्ते जो पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर सनलाइट बहुत मिलेगी, तो उनका लैमिना बड़ा होना चाहिए। तो टेरेस्ट्रियल बटरकप लीव्स आर बिगर। जो पत्ते नीचे हैं, उन पत्तों में आपको दिख रहा है डाइसेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भाई पानी के नीचे ज्यादा सनलाइट आएगा नहीं, तो बड़ा लैमिना बना के क्या फायदा, है ना। और अगर बड़ा लैमिना बनाया पानी के नीचे, तो वाटर का करंट पत्तों को फाड़ देगा, पत्तों में टीयर आ जाएगा। दैट इज वाई द लीव्स बिलो द वाटर they look like that, extreme branching, बहुत ज्यादा branching है। leaves above the water they look like that। तो वो हो गया ना environmental heterophyly। so developmental heterophyly and environmental heterophyly both are examples of plasticity। अब एक चीज याद रखना, कॉटन का नाम है गॉसिपियम, कोरिएंडर का नाम है कोरिएंड्रम, लार्कस्पर का भी नाम है,
जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा बट आगे लिखा होगा। एंड बटर कप का नाम है रननक्यूलस। आपको ये सारे नाम, उनके बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देख लो, ये हुआ आपका बटर कप। ये डायग्राम आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा होगा। नीचे देखो सबमर्ज लीव्स हैं, उनमें डाइसेक्शंस हैं ताकि पानी उनको टियर ना करे, और नीचे वैसे भी सनलाइट नहीं आ रहा। जो ऊपर वाले लीव्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, उनमें देखो पत्ता पूरा है, डाइसेक्शंस है बट फिर भी पूरा है ताकि सनलाइट कर पाए। तो ये हो गया आपका रननकुलस। इसी तरह अगर हम डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली की बात करें तो देखो कॉटन और कोरिएंडर, नीचे के पत्ते फुलर हैं, ठीक है। फुलर क्यों है? बिकॉज इस समय जो है मुझे सनलाइट चाहिए, मैं नीचे वाले पत्तों को शील्ड नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा, एडल्ट लीव्स जब आएंगे, तो एडल्ट लीव्स थोड़े पॉइंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एडल्ट लीव्स पूरे पूरे आए तो नीचे वाले पत्तों को सनलाइट नहीं मिलेगी। एक और फायदा क्या हो जाता है इससे, कि एडल्ट लीव्स जब आएंगे जब रिप्रोडक्शन शुरू हो चुका होगा, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए कि अगर मैंने पूरा पत्ता बनाया तो हवा मेरे पत्तों के साथ मेरे फ्लावर्स को भी गिरा देगा, फायदेमंद नहीं है। अगर आपने धनिया को ध्यान से देखा होगा, मोस्ट ऑफ द धनिया जो आप खाते हो वो ऐसा होता है। यहाँ तक धनिया को, मोस्ट ऑफ द धनिया उस स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया जाता है जब सिर्फ जुवेनाइल लीव्स हैं, लेकिन कुछ धनिया के पौधों को छोड़ दिया जाता है अगले साल, अगले सीजन के लिए। तब उनके में एडल्ट लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, और उसके बीज से हम नया क्रॉप का शुरुआत करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में, अच्छा लार्कस्पर का नाम भाई ये देख लेना प्लीज। सी, इट्स गुड दैट यू रिमेंबर ऑल दी नेम, बिकॉज इफ यू डोंट तो कभी कहीं ना कहीं सरप्राइज अटैक हो ही जाएगा। इसलिए बेहतर है कि नाम से याद कर लो। कॉटन का गॉसिपियम, कोरिएंडर का कोरिएंड्रम, और लार्कस्पर का डेल्फिनियम, ठीक है। सो इसका लॉजिक है। एनसीईआरटी को देखकर लगता है कि भाई इसका शायद लॉजिक ना हो, बट इसका लॉजिक है। ये देखो कॉटन का भी यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। नीचे के लीव्स फुलर हैं, ऊपर के लीव्स डाइसेक्टेड है। इससे क्या होता है, नीचे सनलाइट पहुंच रही है, ठीक है। सो ये लगता है कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल है, समझ रट लेंगे हो जाएगा, बट नहीं। एक्चुअली में ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको देता है कि यार जो हम सोच रहे थे कि अच्छा बोरिंग है, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग काम है जो प्लांट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, ठीक। सो आज हमने क्या, इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई कंडीशंस डिसाइड करेंगे ग्रोथ कैसा होगा, और कंडीशंस वेरी कर सकते हैं। प्लांट भाग तो सकता नहीं, तो अपने डेवलपमेंटल को पैटर्न को चेंज कर सकता है विद इन द सेम प्लांट बॉडी। इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस करना, जिसको कहते हैं हिट्रोफाइली। हिट्रोफाइली के दो तरीके हो सकते हैं, डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली एंड एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली। अलग स्टेज पे अलग लीफ प्रोड्यूस करना डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली, अलग इन्वायरमेंट में अलग लीफ प्रोड्यूस करना इन्वायरमेंटल हिट्रोफाइली, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या जाएंगे, अब हम समझेंगे हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। ओके, टेक केयर, इंश्योर दैट यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, वरना बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप नहीं देखोगे तो बेटा अचानक से एक दिन समझ में आना नहीं शुरू होगा। सो आई होप यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स इन वेर एवर यू आर स्टडिंग, वहाँ करो। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको करो, ज़रूरत नहीं कि सारे लेक्चर्स देखो। जो आपको क्लास में क्लियर हो गया बेहतर है, नहीं क्लियर हुआ तो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।